हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आप सबका स्वागत है। माता पिता का लाडला 14वां रत्न भीमा। सन 1890 तक राम जी को 13 संतानें हुई। जब राम जी सूबेदार जी की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मऊ छावनी में रहती थी, तब वे अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहते थे। यही मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 में को भीमाबाई को पुत्र रतन की प्राप्त हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब बाद में कभी हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। परिवार में उसे लाड से भीवा कहकर पुकारते थे और बाद में वे भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदाय थे। सूबेदार राम जी सकपाल बहुत मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम व अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय लगते थे। वे अपने परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे। सेना से रिटायर होने के बाद राम जी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए थे। शराब से शुरू से ही दूर रहते थे। सुबह शाम की पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे। परिवार गरीब था, लेकिन माहौल सुशिक्षित व अनुशासित था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा सुल्टा, आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था, जहाँ संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज में कबीर के दोहे व भजन गाती थी, तो घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ में अंग्रेजी भी जानते थे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के मित्र थे। उनके कार्यों से भी प्रभावित थे तथा अक्सर इसकी चर्चा भी करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामोजी ऐसनों से दूर थे, जिसका भारी असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। इसके अलावा वे अपने समाज के सुधार अधिकार के लिए भी रुचि लेते थे। सन 1892 में बहकावे में आकर ब्रिटिश सरकार ने सेना में बहादुर महारों की भर्ती पर रोक लगाई, तो रामोजी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। राम जी सकपाल रिटायर हुए। आर्थिक तंगी में परिवार। 25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में राम जी सूबेदार सेना से रिटायर हो गए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल की थी। कुछ समय वे मऊ के आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे।
इसके बाद वे अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र की रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव में अंबावडे के पास कापोली कापदोपोली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड महार सैनिक रहते थे जो नाथ व कबीरपंथी थे। गांव में संतों के भजनों, दोहों व वाणियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अछूत विद्यार्थियों के एडमिशन पर पाबंदी थी। अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन जिलाधीश व हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी। रामोजी को सिर्फ 50 रुपए पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का प्रवेश असंभव था। आखिर वे सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बंबई आ गए। वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिससे सातारा के पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वे परिवार सहित सातारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानों में से उस समय 5 जीवित थी, 3 पुत्र व 2 पुत्रियां। सबसे बड़े बालाराम, उनसे छोटे आनंदराव, मंजुला और तुलसी 2 बहनें थीं। भीम सबसे छोटा व सबका लाडला था। बड़े बेटे बालाराम, बेटी मंजुला व तुलसी के विवाह हो चुके थे। बालाराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। सतारा आने के कुछ ही दिनों बाद राम जी परिवार पर दुख और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर राम जी का सतारा से कोरेगांव ट्रांसफर हो गया तो वहां चले गए, और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो राम जी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ रहे भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चल बसी। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम उस समय सिर्फ 6 साल का ही था। वह अपनी माँ को बयां कहता था। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनी हुई है। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। कई दिनों तक भीम माता को बार बार याद कर रो पड़ता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड़ प्यार मिला। माँ के देहांत के बाद बुआ भीमा मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी नहीं होने दी। अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। भीम बचपन से ही हष्ट पुष्ट, चंचल व नटखट था। वह अन्य बालकों पर रौब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह प्रायः रोजाना भीम की शैतानियों की शिकायत माता पिता के पास पहुंचती थी। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटते धमकाते थे,
लेकिन मारते नहीं थे। आखिर वे बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे। लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई भी कर देती थी। ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लाड़ करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था। पिताजी राम पिता राम जी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व सांसारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वे भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहाँ सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की इच्छा भी स्कूल जाने की होती थी। इसके लिए भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दपोली में कुछ समय रहने के बाद जब वे सतारा आए तो वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन असंभव था। इस घोर अमानवीयता व अन्याय को भोगते हुए वे दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी अफसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। या कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह भीमा को बहुत लाड़ करती थी, लेकिन पंगु होने के कारण सारे काम काज व देखभाल नहीं कर पाती थी। माँ के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया। वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान रहती थी। इसलिए वह मायके में छोटे भाई राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीमा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। राम जी ने ही यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह न करेंगे, क्योंकि वे बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनर्विवाह किया। वह एक रिटायर जजदार की बहन थी। माँ भीमाबाई की याद में बिलख पड़ता था भीम। कभी कभी सौतेली माँ दिवंगत माँ भीमाबाई के कपड़े व गहने पहन लेती थी, लेकिन अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। कभी कभी वह सौतेली माँ से झगड़ पड़ता था और बाद में
भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाया। भीम एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था। उसका ज्यादा समय खेल कूद में ही गुजरता था। स्कूल से आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। फिर वही लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला। माता पिता को शिकायतें। बचपन में भीम बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बड़ के पेड़ पर बच्चे रोज सूप सा खेल खेलते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़े मोल लेने, उधम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने के कारण माता पिता आए दिन इन मामलों को सुलझाते व लोगों को समझाते हुए काफी परेशान रहते थे। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही। उस समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को भीम ने सच साबित कर दिया। बाद में भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल व गैर वर्ण के साथ वह सुंदर व आकर्षक लगता था। भीमराव बचपन से उद्यम करने वाला बालक था, लेकिन पिता राम जी को भीम से काफी उम्मीदें थी। उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा और कभी-कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार करते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और राम जी कबीरपंथी थे। जब राम जी का परिवार बंबई में रहता था, तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरी तरह साफ सुथरे व कपड़ों को इस्त्री कर भेजते थे। पेंट कमीज फटी हुई हो तो खुद अपने हाथों से सीते थे। उन्हें खाने पहनने व बातचीत में अच्छा सलीका पसंद था। रहन सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं था। स्कूल में जात पात व छुआछूत का शिकार भीम। भीम व अन्य अछूत बच्चों को जात के कारण स्कूल में आए दिन अपमानित होना पड़ता था। सतारा की स्कूल में भीम की पढ़ाई चल रही थी। इस दौरान बाल उम्र में ही उसे जात पात, भेदभाव व छुआछूत के कई कड़वे अनुभव हुए, जिन्हें वह जीवन भर भूला नहीं पाया। स्कूल में हिंदू सवर्ण बच्चे भीम व उसके बड़े भाई आनंद राव को साथ में बेंच पर बैठने नहीं देते थे। दोनों भाई इसके लिए घर से टाट का एक टुकड़ा रोज साथ ले जाते थे और कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। टाट के टुकड़े को भी स्कूल में नहीं रखने देते थे, क्योंकि उसे छूने से स्कूल की अन्य चीजों को अपवित्र होने का डर था।
जब भीम को प्यास लगती थी तो नल की टोटी से खुद पानी नहीं पी सकते थे। नल की टोटी चपरासी या किसी सवर्ण बालक द्वारा खोले जाने पर ही भीम व अन्य अछूत बालक पानी पी पाते थे। ऐसा नहीं होने पर वे कभी कभी प्यासे ही रह जाते थे और घर आकर ही प्यास बुझाते थे। लंच समय में रूखा सूखा खाने के बाद उसे पानी तभी मिल पाता था जब अन्य सवर्ण बच्चे पानी पी लेते थे। कभी कभी सवर्ण बच्चे खुद पानी पीने के बाद टोटी बंद कर जाते थे और भीम व भाई आनंद राव मुंह ताकते ही रह जाते थे। अमानुषता की हद तो तब होती थी कि कुछ टीचर भी अछूत बच्चों के साथ छुआछूत करते थे। कुछ टीचर अछूत बच्चों की किताबों व नोटबुक्स को हाथ तक नहीं लगाते थे। जब टीचर क्लासरूम की ओर आते थे तो भीम व अछूत बच्चे एक तरफ कमरे के बाहर अनाज से खड़े रहते थे और जब टीचर रूम के अंदर जाते तो दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे। इससे वे बोर्ड पर लिखे अक्षरों को दूर से अच्छी तरह भी पढ़ नहीं पाते थे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैक बोर्ड पर रेखा गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया तो सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाकर ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए अपने लंच के डिब्बों को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वे अपवित्र न हो जाए और उसके बाद ही वह मैथ्स के उस फार्मूले को ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कर पाया। भीम को खेल में कभी रुचि थी लेकिन स्कूल में सवर्ण बच्चों के साथ खेलने की पाबंदी नहीं थी, इसलिए स्कूल के बाद घर पर सिर्फ महार बालकों के साथ ही खेल पाता था। स्कूल के बाहर भी हिंदू समाज में जात पात व घृणित व कुरूप चेहरा हर जगह नजर आता था। जब कभी वह अपनी माँ के साथ बाजार में कपड़े खरीदने जाता था तो दुकानदार दूर से ही कपड़ा फेंक कर दिखाता था। एक अन्य हृदय विदारक व मार्मिक घटना ने तो बालक भीम के बाल मन पर गहरा आघात किया। उन दिनों राम जी सूबेदार सतारा से कुछ दूर गोरे गांव में नौकरी करते थे। एक दिन भीम बड़ा भाई आनंद राव और बहन पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। भीम ने पिताजी को पहले चिट्ठी लिख दी थी कि फला ले सर रेलगाड़ी से वहां पहुंच रहे थे, लेकिन वह चिट्ठी पिताजी को समय पर नहीं मिल पाई। तीनों भाई बहन पांडली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठ गए और आगे मसूर स्टेशन पर उतर गए। बच्चे पिताजी से व मिलने के लिए आतुर व खुश थे और इस आशा से रेलगाड़ी से उतरे कि पिताजी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े होंगे। लेकिन पिताजी को चिट्ठी नहीं मिलने के कारण नहीं आ पाए। सभी पैसेंजर स्टेशन से चले गए। वहां सिर्फ तीनों बच्चे खड़े थे। बच्चों को यूं अकेले खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछा कि उनके रंग रूप व साफ कपड़ों को देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि बच्चे किसी संपन्न परिवार के होंगे, लेकिन जब यह मालूम पड़ा कि वे तो अछूत महार हैं तो वह 10 कदम पीछे हट गया। फिर भी उन्होंने एक
बैलगाड़ी वाले को मनवा दिया कि वह बच्चों को आगे लेकर जाए। बैलगाड़ी अभी मुश्किल से 10 गज चली ही होगी और बच्चों से बातचीत की। शुरुआत में जात पूछने पर बैलगाड़ी मालिक को पता चल गया कि बच्चे माहर हैं। वह गुस्से से आग बाबला हो गया। उसे लगा कि उसकी गाड़ी अछूत बच्चों के बैठने से अपवित्र हो गई। उसने बच्चों को निर्दयता से ऐसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा करकट फेंका जाता है। रात का समय था। उस ग्रामीण इलाके में रास्ते में दिया भी नहीं जल रहा था। चारों ओर रात का सन्नाटा था। बच्चे डर भी रहे थे कि अब क्या होगा। इसी दौरान भीम के बड़े भाई ने जब दुगना किराया देने का लालच दिया तो गाड़ी वाला मान गया, लेकिन बच्चों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा। बाद में यह तय हुआ कि वह गाड़ी नहीं चलाएगा। अछूतों के लिए गाड़ी चलाना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। वह पैदल चलता रहा और भीम का बड़ा भाई आनंदराव गाड़ी चलाता रहा। गर्मी के दिन थे। प्यास के मारे मासूम बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में कुछ जगह पानी मांगा, लेकिन जात मालूम होने पर किसी ने पानी नहीं पिलाया। कुछ लोग गंदे पानी की ओर इशारा करते थे तो कुछ तिरस्कार कर पानी देने से मना करते हुए धुतकार देते थे। आधी रात तक बच्चों ने उस बैलगाड़ी में वह अपमानजनक सफर तय किया। दूसरे दिन अधमरी हालत में वे अपने मुकाम पर पहुंचे। मन को गहरा आघात करने वाले इस घटना की याद को बाबा साहब अपने भाषणों और सभाओं में कभी कभी जाहिर करते थे। इस घटना का भीम के मन में अमानवीय समाज के खिलाफ गुस्सा व विद्रोह की भावना पैदा हुई। उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। यह कैसा समाज था जहां इंसानों को पशुओं से भी बदतर समझा जाता है। एक प्यासे इंसान को पानी पिलाने की बजाय दुत्कारा जाता हो। स्कूल जाते समय भीम व भाई आनंद प्यास लगने पर एक सार्वजनिक कुएं से चुपके से पानी खींचकर पी लिया करते थे। एक बार एक संवर्ण को इसकी खबर लग गई। भीम को वहीं कुएं पर पकड़ लिया और किसी जानवर की तरह बुरी तरह से पीटा और फिर से ऐसी हिम्मत न करने की चेतावनी भी दी। जब राम जी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे तो उस समय भीम का जन्म हुआ था। वहां के फौजी माहौल में और अबोध बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मऊ मध्य प्रदेश से सतारा आए तो वहां छुआछूत व जात पात के कड़वे घूंट पीने पड़े। एक दिन भीम अपने बाल कटाने के लिए नाई के पास जाकर बोला, बाल काटने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू तो अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा यहाँ से। इस अपमान से भीम को बहुत बुरा लगा। आंखें भर आईं। बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरे भाई रो मत, यही तो इस समाज की रीत है। मैं बना देती हूँ तेरे बाल। भैंसों के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना
मानता था, इसलिए उसकी बहन ही चबूतरे पर बैठकर दोनों भाइयों के बाल काटती थी। अपमान, तिरस्कार व घृणा की ये घटनाएं भीम के दिलो दिमाग पर घाव की तरह बन गईं। बालक भीम को धीरे धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अमानवीय व्यवहार का कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जात पात व छुआछूत का कोड़ है। भीम के मन में हिंदू धर्म की ऊंच नीच की जात व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए। इस प्रकार के कड़वे अनुभवों से भीम में जिद्दीपन और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अब वह जो ठान लेता वह पूरी करके ही चैन लेता। भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गया। स्कूल में प्रगति साधारण थी, स्वभाव से निडर, स्वतंत्र तथा एक बार हठ करने पर फिर पीछे नहीं हटता था। एक दिन स्कूल जाने के समय तेज बारिश हो रही थी। भीम ने तय किया कि वह ऐसी दशा में भी स्कूल जाएगा। भाई आनंद राव ने खूब समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आनंद राव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया। धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह से भीग गया और ऐसी तरबतर स्थिति में स्कूल चला गया। वह पेड़ से नाम के ब्राह्मण अध्यापक ने भीम को पूरी तरह भीगे देख कर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आया। मासूम भीम ने बताया कि एक ही छाता था, वह भी भाई लेकर चला गया। अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गर्म पानी व एक लंगोटी देने के लिए कहा। भीम खुश था कि चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा। भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर सीटी बजाते हुए मजे से घूमने लगा। अध्यापक पेड़ से ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया। सिर्फ लंगोटी पहने हुए भीम शर्मा गया, यहाँ तक कि रोने लगा और कक्षा में जाकर बैठ गया। उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसी जिद नहीं करूंगा। मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अंबेडकर का प्यारा था विद्यार्थी भीम। उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अंबेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे। वे भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से परिपूर्ण वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी के समय घर पर खाना खाने जाता था। घर बहुत दूर था। अंबेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था, लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि घूमने की आजादी मिल जाती थी। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम व मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वे अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। अब वे रोज दोपहर के समय भीम को बुलाकर अपने भोजन में से रोटी सब्जी खाने को देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वे ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे, लेकिन अपनेपन व स्नेह के साथ दिया वह भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो गला भर आता था।
आंखें नम हो जाती थी। मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का मिठास ही कुछ और था। सच्चे रूप से उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। इंसानियत से परिपूर्ण अम्बेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ स्कूल के सामने तंबाकू की दुकान पर मुनीम का काम भी किया करते थे। वे कई बार कक्षा में एक होशियार व बड़ी उम्र के मुस्लिम विद्यार्थी को सारी क्लास को संभालने का जिम्मा देकर मुनीम के काम पर चले जाते थे, लेकिन बाद में सारा काम पूरा करवा देते थे। बालक भीम का सरनेम शुरू में आंबेडकर था, अम्बेडकर नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के ज्यादातर सरनेम अपने गांव पैतृक स्थान के नाम के साथ कर लगाकर लगाते हैं। आजकल यह प्रचलन काफी कम हो गया है। भीम के दादा मालोजी राव दापोली के पास आमाडेवे गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को आंबेडकर उपनाम से पहचानते थे। स्कूल में अम्बेडकर अध्यापक भीम को दोपहर में साग रोटी देते थे। उन्होंने भीम को बुलाकर कहा कि यह तेरा आंबेडकर सरनेम बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, उससे तो मेरा उपनाम अम्बेडकर अच्छा है। अब आगे से तू भी अम्बेडकर उपनाम लगाया कर। और उस अध्यापक ने रजिस्टर में भीम का सरनेम ही अम्बेडकर कर दिया। अम्बेडकर गुरुजी बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अम्बेडकर को याद करते रहते थे। बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे, तो बधाई व शुभकामनाएं संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा। बाबा साहब भी अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे। बाद में 1927 में बंबई में दामोदर हॉल के पीछे उनके कार्यालय में मिलने आए, तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र भर आए थे। गुरुजी ने अपने नेत्र पोंछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया। बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर पूरा सम्मान किया। सतारा की अंग्रेजी स्कूल में भीम की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। अब वह तीसरी क्लास में था, लेकिन पढ़ाई में अभी कोई विशेष रुचि नहीं थी। स्कूल से घर आने के बाद वही घूमना, शरारतें करना, लड़ाई झगड़े और खेल कूद में मस्त रहना। अब उसे बागवानी का भी शौक हो गया। पैसे जोड़कर पौधे खरीद कर लाता था। पढ़ाई के प्रति बेरुखी होने का एक घरेलू कारण भी था। दरअसल वह अपनी माँ भीमा बाई को खोने के बाद सौतेली माँ को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। एक दिन त्योहार के दिन भीमा बाई के जेवर सौतेली माँ ने पहन लिए। यह देखकर बुआ मीराबाई भी भीमा बाई की याद में रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। यह देखकर पिता राम जी ने गुस्से में कुछ शब्द बोल दिए, जिससे भीम के दिल पर गहरी चोट लगी। बालक भीम ने तय किया कि अब पिताजी पर निर्भर नहीं रहकर खुद कमाकर जिएंगे। फिर क्या था, अगले दिन से ही स्कूल के बाद
लोगों की बकरियों को चराना तथा खेतों में काम करना जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। अब वह घर पर बहुत कम मिलता था। खुद के पैरों पर खड़े होने की भावना उस मासूम में इतनी गहरी भर गई कि एक बार तो उसने सतारा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी किया। यह बात बुआ को मालूम पड़ी तो बहुत दुखी हुई, लेकिन डांटा नहीं, समझाया। भीम को धुन सवार थी कि परिवार के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन दिनों सतारा के कई बच्चे बंबई की कपड़ा मिलों में काम करते थे और कमाते थे। भीम को भी बंबई जाने की जच गई, लेकिन ले रेल गाड़ी के लिए किराए के पैसे नहीं थे। उसने एक तरीका ढूंढा कि अपनी बुआ की कमर में बंधे रहने वाले बटुए से पैसे चुराए जाए। दरअसल भीम अपनी बुआ की गोद में जमीन पर ही सोता था। बाबा साहब के शब्दों में, मैंने लगातार 3 रातों तक उस बटुए को चुराने की कोशिश की जो बुआ के कमर में बंधा हुआ रहता था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वही चौथी रात को जाकर मैं उसे चुरा पाया, पर बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था, जिससे मैं बॉम्बे नहीं जा सकता था। उन 4 रातों का अनुभव वास्तव में नाड़ियों को हिला देने वाला था। पैसा इकट्ठा करने के ऐसे शर्मनाक ढंग के विचार को मैंने फिर त्याग दिया। सूबेदार जी, कष्ट उठा लेना, लेकिन भीम की पढ़ाई पूरी कराना। वह आगे लिखते हैं, मैंने एक नई सोच के साथ योजना बनाई जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। मैंने तय किया कि अब कामचोर, झगड़े, उद्दंडता जैसी आदतों को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। मुझे अच्छी पढ़ाई से अच्छी सफलता हासिल करनी चाहिए। मैं अपनी जीविका खुद कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर कार्य करूं। उस दिन से अपनी आदतों व व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। पढ़ाई पर ध्यान देने लगा तो जो अध्यापक पहले भीम की शरारतें देखकर उसके पिताजी को उलाहने देते थे और भीम की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करने की सलाह देते थे, उन अध्यापकों का व्यवहार भी बदल गया। वे रामू जी को कहते थे, सूबेदार जी, कुछ भी करो, कष्ट उठाओ, लेकिन इस बच्चे की शिक्षा पूरी कराओ। बाद में पिताजी ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भीम की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। सूबेदार रामोजी पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे संस्कृत सीखें और विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हों। पहले बड़े बेटे आनंद राव को संस्कृत पढ़ाना चाहा, लेकिन सतारा की उस सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के टीचर ने माहिर होने के कारण संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उस समय शूद्रों के लिए संस्कृत पढ़ने की मनाही थी। हिंदू धर्म की मान्यता थी कि यदि शूद्र संस्कृत जान लेगा तो वह वेदों को भी पढ़ लेगा और वेदों को पढ़ना व जानना शूद्रों के लिए अपराध था और ऐसा अपराध करने वालों की जबान काट देने या सुनने पर कानों में शीशा डालने की सजा थी। आखिर आनंद राव को
फारसी दूसरी भाषा के रूप में चुनाव करना पड़ा। जब भीम चौथी क्लास में आया तो उसे भी टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। भीम को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव था, प्रेम था और इसका अध्ययन बाद में बाबा साहब ने खुद मेहनत कर किया। इससे पढ़कर वह संस्कृत में लिखे नाटक, काव्य, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र आदि का ज्ञान हासिल करना चाहते थे। ज्यों ज्यों भीम आगे की कक्षा में पहुंचता गया, वह अपनी जिद्दी व शरारती आदतों को भूलता गया। अब उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर रहता था। ऐसे पिता बहुत कम बच्चों को मिलते होंगे। अब तक राम जी सूबेदार गोरेगांव में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहे थे और परिवार सतारा में रहता था। नौकरी का समय पूरा हुआ तो सतारा आ गए। बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और आजीविका के लिए वे परिवार के साथ बंबई आ गए, जहां पर लोअर परेल की डबट चाल में रहने लगे। वह एक तरह से मजदूरों की बस्ती थी। वहां का माहौल सतारा व दापोली से बिल्कुल अलग था। विवाहित दोनों बेटियां भी बॉम्बे में ही रहती थी। शुरू में आनंद व भीम को मराठा हाई स्कूल में भर्ती कराया। भीम भी अब अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन पिता फिर भी संतुष्ट नहीं थे। वे भीम को पढ़ाई में और बेहतर स्थिति में देखना और फिर बड़ा आदमी बनना देखना चाहते थे। वे खुद भी भीम को अंग्रेजी पढ़ाते थे। पिता के मार्गदर्शन में भीम ने अवार्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखा डकर द्वारा लिखी 3 किताबों का अध्ययन पूरा कर लिया। भीम अब पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य कई विषयों पर किताबें पढ़ने लगा। अब वह आए दिन नई नई किताबें खरीद कर पढ़ना चाहता था, लेकिन राम जी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। जब भीम की पसंद की किताबें खरीदने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते थे, तो बंबई में ही रह रही अपनी बेटी के पास जाते थे। जब उसके पास भी पैसे नहीं होते तो उसे दिए गए गहनों में से एक गहना उधार ले आते थे। उस गहने को एक मारवाड़ी के यहाँ गिरवी रखते थे। उस पैसे से किताब खरीद कर भीम को देते थे। हर महीने के अंत में पेंशन मिलने पर उस पैसे से वापस गहना छुड़ाना और बेटी को वापस देना, यह एक आम बात हो गई थी। बहनें भी भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मना नहीं करती थी। भीम की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया उसे याद कर बाद में बाबा साहब रो पड़ते थे। ऐसा वात्सल प्यार करने वाला पिता बहुत थोड़े बच्चों को मिलता होगा। मेरे शरारती व अल्लड़ स्वभाव के कारण मुझे उस समय उनके प्यार व वात्सल का मूल मालूम नहीं पड़ा। बचपन से ही भीम के पुस्तक प्रेम के कारण ही बाद में बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी का इतना विशाल स्वरूप बन पाया। पिताजी द्वारा लाई गई किताब को पढ़ते पढ़ते सिरहाने रख कर ही सो जाता था और ऐसा अक्सर होता था। भीम के बालों की चोटी के तेल से किताबें भी चिकनी हो जाते थे। प्रतिष्ठित
एडी फंस्टन हाई स्कूल बम्बई में एडमिशन। सन 1904 में भीम को बम्बई की सरकारी स्कूल एलिफंस्टन हाई स्कूल में चौथी क्लास में एडमिशन दिला दिया। भीम अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। परिवार लोअर परेल के एक कमरे नुमा घर में रहता था। उस एक ही कमरे में खाना बनाया जाता और सभी परिवारजन सोते थे। बर्तन जलाने की लकड़ियां व बिस्तर भी पड़े रहते थे और यही हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब का स्टडी रूम था। सुबह शाम कमरा धुएं से भर जाता था। भीम जमीन पर ही सोता था। उसके सिर के पास अनाज पिसाई की चक्की अड़ी रहती और पैरों के सामने एक बकरी बंधी रहती थी। पिता भीम की पढ़ाई की बहुत चिंता करते थे, इसलिए जब सभी परिजन सो जाते थे तो रात को 2 बजे भीम को जगाकर स्वयं सो जाते थे। भीम सुबह तक मिट्टी के तेल वाली कांच की चिमनी के दिए की धुंधली रोशनी में पढ़ाई करता था। फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेकर नहा धोकर स्कूल चला जाता था। स्कूल के पास ही काम पर जाने वाला एक मजदूर भीम का खाने का डिब्बा ले जाता था और उसी समय भीम का मजदूरों के संघर्षमय जीवन से भी परिचय हुआ। भीमराव को पाठ्यक्रम के अलावा किताबें पढ़ने का शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। स्कूल से छूटते ही नियमित रूप से किताब पढ़ने के लिए चर्नी रोड गार्डन की एक खास जगह पर जाकर बैठ जाता था। उसी समय वहां सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा जी कुलेस्कर भी गार्डन की एक अलग जगह पर बैठकर किताब पढ़ते थे। भीम को नियमित इस तरह तल्लीनता से पढ़ते हुए देखकर कुलेस्कर ने भीम को प्रोत्साहित करने व सराहना करनी चाहिए। एक दिन भीम के पास जाकर उन्होंने परिचय पूछा और भीम ने परिचय के साथ थोड़ी सामाजिक पीड़ा भी बता दी। भीम अछूत लड़का है, लेकिन रोज इस तरह पढ़ता है यह जानकर खुशी हुई। उन्होंने भीम की प्रशंसा की और उस समय खुद का मराठी भाषा में लिखा हुआ बुद्ध चरित्र ग्रंथ भीमराव को उपहार के रूप में दिया। बाद में भीम के भविष्य संवारने में उन्होंने काफी सहयोग किया। बॉम्बे का एलिफंस्टन हाई स्कूल उस जमाने में एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल था, लेकिन यहाँ का माहौल भी छुआछूत, जातवाद व घृणा से अछूता नहीं था, जैसे हिंदुओं के अन्य प्राइवेट स्कूलों में होता था, जहाँ समाज की सोच का व्यवहारिक घृणित व विकृत रूप ही कदम कदम पर नजर आता था। एक दिन मैथ के टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। भीमराव ज्यों ही बोर्ड की ओर बढ़ा, त्यों ही कुछ सवर्ण हिंदू विद्यार्थी एकदम और एक साथ चिल्ला उठे, सर, भीम एक अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल ब्लैक बोर्ड एक तख्त पर था और उस तख्त पर सवर्ण लड़कों के खाने के डिब्बे रखे हुए थे। जब सभी ने अपने डिब्बे उठा लिए, तभी भीमराव को बोर्ड के पास जाने दिया। उस समय भीम के मन में आक्रोश तो था, लेकिन हिम्मत व बुद्धि से अपमान का बदला लिया और तुरंत ही सवाल हल कर
सबको चौंका दिया। अरे तू अछूत छोकरा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? एलिफिंस्टन स्कूल में ही एक ब्राह्मण अध्यापक बात बात पर भीमराव को उसकी जात का नाम लेकर अपमानित करता था। एक दिन वह भीम से बोले, अरे तू महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा? बार बार ऐसे अपमान से भीम को गुस्सा आया आया था। इस बार आक्रोश में करारा जवाब दिया, सर, पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा? यह सवाल पूछना आपका काम नहीं है। अगर फिर कभी आपने मेरी जात का नाम लेकर मुझे छेड़ा तो कह देता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी होने के साथ निडर भी था और जातवादी मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने से नहीं चूका। भीम को अपमानित करने के लिए वे और अन्य तरीके भी ढूंढते रहते थे। यहाँ आनंद राव व भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्म के शास्त्रों के नियमों का हवाला देकर इसके लिए साफ मना कर दिया। आखिर दोनों भाइयों को दूसरी भाषा के रूप में फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। बाद में भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की, लेकिन इसी स्कूल में मैथ्स के टीचर जोशी व फारसी के खुदा बख्श बहराम ईरानी भीम को बहुत प्रोत्साहित करते थे। समाज व स्कूल के ऐसे अमानवीय माहौल के बीच भीम अपनी पढ़ाई में प्रगति करता रहा। पिताजी को 50 रुपए ही पेंशन मिलती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। आखिर बड़े बेटे आनंद राव की पढ़ाई बंद करवा कर जीआईपी के वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया। पिता व आनंद भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास पास होता रहा। सन 1907 में मैट्रिक एग्जाम पास किया। उसे 750 में से 282 अंक मिले। फारसी भाषा में सबसे ज्यादा अंक मिले। हालांकि भीम 3rd डिवीजन से पास हुआ था, लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव का मैट्रिक एग्जाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। परिवार व बंबई के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यह गर्व की बात थी। रामजी सूबेदार भी बहुत खुश थे। महर समाज ने इस खुशी पर भीम का सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। उस सम्मान समारोह का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले को बनाया। उस सभा में बंबई के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक व विचारक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर भी मौजूद थे। वे सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे थे। भीम और केलुस्कर दोनों स्कूलों से छुट्टी होते ही किताबें पढ़ने के लिए नियमित रूप से चन्नी रोड गार्डन में जाते थे। सभा में अपने संबोधन में कहा, मैं भीमराव को जानता हूँ। वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और होनहार विद्यार्थी है। भीमराव को कॉलेज में दाखिल होकर
उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। किर्लोस्कर ने भीम की काफी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र की प्रति भेंट की, जो आगे जाकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। समारोह में आए लोगों ने भीमराव को मालाओं से लाद दिया। भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सभा पूरी होने पर कृष्णाजी किर्लोस्कर रामजी सूबेदार से बोले, आप भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह चले गए। बाद में उस महान विचारक व समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किया, जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट हो गई।